स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स और उसी हिसाब से फंजाई की क्लासिफिकेशन की है। और फंजाई को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के लिहाज से 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और इंटेरोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा को कंजुगेटिंग फंजाई भी कहा जाता था, उनको हम पढ़ते हैं। आज एस्कोमाइकोटा में, एस्कोमाइकोटा क्यों कहा जाता है? यहाँ एक छोटा सा लफ्ज़ गलत लिखा जा रहा है या चेंज हुआ है, पता नहीं। इसके मेंबर्स को एस्कोमाइसीड्स कहते हैं। आजकल इसको एस्कोमाइकोट्स कहा जा रहा है। तो एस्कोमाइसीड्स ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, लेकिन आजकल एस्कोमाइकोट्स कहा जा रहा है। तो मैंने आपको मिसाल पहले भी बता दिया है, अगर बुक की बात और किसी और की बात में फ़र्क हो तो आप बुक को प्रेफर करेंगे, इसलिए कि एग्ज़ाम आपने इस बुक से लिया। तो ये कहीं पर एस्कोमाइकोट्स मिलेगा, आपको एस्कोमाइसीड्स मिलेगा, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। वो कौन है? एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स हैं। इनको सेक फंजाई भी कहा जाता है। सेक थैली को कहा जाता है, एक मुंह वाली थैली, सेक फंजाई। और सेक क्यों कहते हैं ये भी हमें पता चल जाएगा आगे। इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको एस्कस, एक थैली सी, और उसकी जमा एसाई है। पहले इस ग्रुप की मिसालें, 3 मशहूर मिसालें आपको बताता हूँ। एक यीस्ट इसमें शामिल है जो कि यूनिसेलुलर फंगस है। दूसरा मॉरल्स, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और इसके अलावा पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम नाम तो आपने बड़ा सुना होगा, फलों के ऊपर लगता है, खास तौर पर सिट्रस फ्रूट्स, माल्टे वगैरह में लगता है। ये आप नोट करें इस साल, तो आपको पता चल जाएगा। माल्टों का सीज़न अभी शुरू होने वाला है, लेकिन ये बाज़ार में मार्च अप्रैल बल्कि फरवरी मार्च तक बिकते हैं। या इसका जो एंड सीज़न होता है मार्च वगैरह, वहाँ अगर आप देखें तो माल्टे का जो एंड है, यहाँ पर एक ब्लैक सा धब्बा पड़ जाता है और बिल्कुल पानी जैसा होता है। ये माइसिलियम है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम ग्रो करता है। और पेनिसिलियम की पहली शोहरत तो ये है कि ये फलों को सड़ा देता है। दूसरी शोहरत इससे हासिल होने वाला पेनिसिलिन है, जो कि पहला एंटीबायोटिक है, इससे हासिल किया जाता है। तो ये एक तरह से यूजफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इसको खाना शुरू करो, ये नहीं, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए इसको डाइवर्स ग्रुप कहा जाता है, इसलिए कि इसमें मोल्ड्स भी हैं, मशरूम्स भी हैं और यूनिसेलुलर यीस्ट भी है। इन सब को इधर रखने की वजह यह है, शक्लों की सिमिलरिटी की वजह से नहीं रखा गया, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है इसके वजह से। तो इनमें एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होती है तो यीस्ट में हमने देखा था बड़ी हुई थी, जबकि पेनिसिलियम का ये है कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है। पहले ये एक हाइफी है और इससे दूसरा हाइफी उभरता है, इस हाइफी से दूसरी हाइफी शाख की तरह निकलती है और ये शाखदार होता चला जाता है। ये हाइफी सेप्टेट है, सेप्टेट। इसका मतलब इस ग्रुप के सारे मेंबर्स के हाइफी सेप्टेट हैं और जिंदगी के ज़्यादातर हिस्से में ये हेटेरोकैरियोटिक हालत में रहते हैं। हेटेरोकैरियोटिक मैंने आपको बताया था, अगर 2 मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियाई एक चैम्बर में हो तो उसको हेटेरोकैरियोटिक कहते हैं, डाइकैरियोटिक। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर इस तरह से होती है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स चेन की शक्ल में ऊपर निकल आते हैं। बाहर हो तो उनको क्या कहा था? कोनिडिया। ये कोनिडिया बनते हैं इसमें, पेनिसिलियम में, और कोनिडिया चेन की शक्ल में होता है। सबसे पहले बनने वाला सबसे एंड पे चला जाता है और इधर से ये गिरते रहते हैं, नए निकलते रहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह।
कोनिडिया के जरिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये देखिए। सबसे पहले आप देख लें, यहां भी प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है। एक कोनिडियम गिरा इधर, किसी और मेंबर का एक और कोनिडियम इधर गिरा, फर्ज करें ये दो कोनिडिया है। कोनिडिया भी स्पोर की तरह है जो फर्टिलाइजेशन के बगैर जर्मिनेट कर सकते हैं। हुआ क्या, ये ग्रो करके एक हाइफी में तब्दील हुआ, मोनोकैरियोटिक हाइफी है। ये भी ग्रो किया इसके करीब, ये भी मोनोकैरियोटिक हाइफी है। अलग अलग दो हाइफी है ना, एक को हम फर्ज कर लेते हैं प्लस स्ट्रेन है, दूसरा माइनस स्ट्रेन। फिर क्या होगा, ये दोनों फिजिकली इन कांटेक्ट आएंगे। ग्रोथ की वजह से ये किसी हद तक मोटे भी हो जाएंगे। फिजिकल कांटेक्ट के बाद इनके दरमियान की जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल थी वो डिसॉल्व हो। डिसॉल्व होने के बाद एक बड़ा सा हाइफा बन गया, और ये हाइफा इस तरह है, और इसमें सट्टा मौजूद है, और न्यूक्लियाई दो तरह के ऐड हो गए। इस अमल को क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हुआ, लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं। तो ये याद रखना है आपने खास तौर पर इधर कि अर्ली प्लाज्मोगेमी तो हुई है, लेकिन लेट कैरियोगेमी है। कैरियोगेमी अभी नहीं होगी, ये ग्रो करेगा, ये जमीन के अंदर चला गया है। ग्रो करेगा तो इससे क्या बनेगा, इस तरह की पहले एक स्ट्रक्चर बनेगी रफ सी, और जमीन के अंदर देखने पर लगेगा कि ये रूट लाइक कोई चीज है। इसके बाद ये स्टॉक सा बनेगा, इसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी शुरू में छोटी, और इसमें जितने हाइफी हैं ये सारे हाइफी इसमें से हैं। मसलन एक हाइफा ये है, डाइकैरियोटिक है, हेटेरोकैरियोटिक, और दूसरा हाइफी ये है। हाइफी की शेप फिक्स नहीं है, इसीलिए इनसे इनकी शेप बनी। तो फिर यहाँ भी इसी तरह के हाइफी हैं, कोई इस तरह से अरेंज, कोई उस तरह से अरेंज, और ये सारे हाइफी डाइकैरियोटिक और सेप्टेट हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर तकरीबन पूरी बन चुकी होगी, अब हो जाएगी कैरियोगेमी, लेट कैरियोगेमी, यानी पूरा माइसिलियम बन चुका है। अब न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, समझो, तो क्या होगा, इसके अंदर ये न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद हर चेंबर से एक सेक या थैली बन जाएगी। उस थैली को एस्कस कहते हैं। इसी को मैं अलग बनाता हूं, एस्कस। यानी आप यूं जहन में रखें, ये एक हाइफी था, और इस हाइफी में 4 चैम्बर्स थे, फर्ज कर लें। इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस तो ये है। दूसरा न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से मुख्तलिफ होगा, एक ये, एक ये। तो अब हेटेरोकैरियोटिक हो जाएगा ना ये। ऐसे ही हाइफी से ये पूरा बना है, यहां से चला है ये। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये एक चेंबर अलग हो गया, ये दूसरा अलग हो गया, ये तीसरा अलग हो गया, ये चौथा अलग हो गया। 4 चेंबर्स अलग अलग हो गए एक दूसरे से, और उसी दौरान इनके न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो गए। न्यूक्लियाई फ्यूज होने से ये डिप्लॉयड हो गया, और इस डिप्लॉयड के अंदर जो सेल बना है, न्यूक्लियस डबल हो गया है, अब तो डिप्लॉयड कहलाएगा ये। और इनके गिर्द एक कवर भी चढ़ जाएगा। इस कवर को कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प। ये अंदर जो थैली बनी है ये सारी, ये क्या है, एस्कस। एक को एस्कस कहते हैं, सबको मिलाकर क्या कहेंगे, एसआई। एस्कस की जमा है एसआई। ये अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि ये डिप्लॉयड है चारों, सबके अंदर मियोसिस होगी। मैं आप इधर बनाता हूं।
इससे हमने ये एक एस्कस लिया है, ये हमारा एस्कस है और इसमें ये इसको काफ है, अंदर एक ही डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसके अंदर मियोसिस होगी। ये तो आपको इल्म है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं और ये एक एस्कस, इसके अंदर 1 2 3 4 सेल्स बन गए, सेल या न्यूक्लियाई बनाए अभी न्यूक्लियाई, और ये चारों न्यूक्लियाई नॉन आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, नॉन आइडेंटिकल। एस्कोकार्प मौजूद है और एस्कोकार्प्स वो स्ट्रक्चर है जिन्होंने इन सबको जोड़ के रखा है। 4 सेल बनने के बाद एक दफा माइटोसिस होगी इसमें, माइटोसिस, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, इसी एक ही एस्कस में 8 सेल्स वजूद में आएंगे। पहले 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8 जो सेल्स बने हैं इनको कहते हैं एस्कोस्पोर्स। तो एस्कस पहले बना या एस्कोस्पोर पहले बना? एस्कस। यहां पर याद रखना, एस्कस के अंदर पहले सिर्फ एक न्यूक्लियस था, वो मियोसिस के जरिए डिवाइड हुआ तो 4 न्यूक्लियाई बने, ये चारों माइटोसिस के जरिए डिवाइड हुए तो 1 से 2 बन गए, तो टोटल 8 सेल्स बन गए। अब ये 8 सेल वाले एस्कोस्पोर्स हैं, ये एस्कस है और इसके गिर्द ये एस्कोकार्प है। यही वो एस्कोकार्प्स हैं जिन्होंने इसके पूरे जिस्म को होल्ड करके रखा है, ये एस्कोकार्प। सो ये हार्ड होगा? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर इनर पार्ट्स ये हार्ड है। अच्छा, अब जब ये बन चुका होता है तो इसकी लाइफ मुकम्मल हो जाती है। लाइफ मुकम्मल होने के बाद क्या होगा, इसमें हजारों एस्कस या एसाई हैं, हर एस्कस के अंदर 8 सेल्स हैं जिनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तब तक ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने से पहले एक एक एस्कस अलग हो जाएगा, ये खुद बहुत छोटे हैं, अलग होकर हवा के जरिए उड़ने के दौरान ये टूट जाएगा ड्राई होने से, एस्कोकार्प भी टूट जाएगा, एस्कस का कवर भी टूट जाएगा, तो ये सेल्स रिलीज हो जाएंगे। तो एक एस्कस से 8 सेल बने हैं और ये सारे एस्कस ही माइक्रोस्कोपिक है, तो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर में कितने सेल्स बने होंगे आप ये। अब इसको फ्लोटिंग बॉडी क्यों कहा, ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि लाइफ साइकिल चलाने का जिम्मेदार ये है, नीचे वाला ये हिस्सा तो सपोर्ट कर रहा था, ठीक हो गया भैया। ये है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, एस्को माइकोटा का, ठीक हो गया। मैं जल्दी से जी, यीस्ट में भी ऐसे ही होगा? यीस्ट में भी ऐसे ही, लेकिन उसमें फ्रूटिंग बॉडी पूरी नहीं बनेगी, उसमें तो एक ही सेल है, उसी के गिर्द एक कवर चढ़ेगा, वहां 2 फर्टिलाइज होकर डिप्लॉयड हो जाएगा, फिर मियोसिस होगी तो 4 बनेंगे, फिर हर एक में एक दफा माइटोसिस होगी तो 8 सेल्स बनेंगे, जब तो खुलेगी तो इसको स्पोर्स रिलीज होंगे। इस तरह मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ से या कहीं से भी, कोई से भी, या कोनिडिया या इसको स्पोर्स गिरे, करीब करीब जो गिरे हैं वो पहले थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएंगे, उसके बाद एक प्लस स्ट्रेन वाला दूसरा माइनस स्ट्रेन वाला फिजिकली इन कांटेक्ट आएंगे, फिर दरमियान की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी तो साइटोप्लाज्म दोनों का मिलेगा। इस अमल को हमने क्या कहा, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद यही स्ट्रक्चर कलेक्टिवली ग्रो करके ये पूरी स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो हाइफी हैं उनके न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए, सारे हाइफी हेटेरोकैरियोटिक हैं। फिर क्या हुआ, जब इसका साइज फुली ग्रो हो चुका तो इसके हर चेंबर में न्यूक्लियाई फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद हर चेंबर के अंदर एक एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, फिर ये चेंबर बाकियों से कट के अलग हो जाएगा। एक्स्ट्रा कवर तो कंबाइन है, लेकिन अंदर अलग होने के बाद अब इसको एस्कस कहा जाएगा और हर एस्कस के गिर्द एक और इजाफी कवर होगा,
जो इसको काट के। अब इस एस्कस के अकलौते डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोटिक डिवीजन होगी मियोसिस के जरिए, तो एक ही एस्कस के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ये चारों हैप्लॉइड सेल जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा फर्क होगा, जिसको नॉन आइडेंटिकल कहेंगे। जो ही ये चारों बने थे तो एक दफा माइटोसिस हुई। माइटोसिस के नतीजे में इसके अंदर 8 सेल्स वजूद में आए। अब इन 8 सेल को इसको स्पोर्स कहा जाएगा। तो ये याद रखना है आपने, एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं और हर एस्कस एस्कोकार्प के जरिए जुड़ा हुआ होता है। और न सिर्फ ये बल्कि हर एस्कस का एस्कोकार्प दूसरे के एस्कोकार्प से भी जुड़ता है। तो एस्कोकार्प्स कीप ऑल दीज स्ट्रक्चर्स कलेक्टिव। इन सबको एक दूसरे से अलग नहीं होने देते, जोड़ के रखते हैं, कनेक्टेड रखते हैं। सर कनेक्टेड होने का फायदा? कनेक्टेड होंगे तो ये ग्रोथ मुकम्मल होने में फायदा होगा, क्योंकि खुराक पानी वगैरह नीचे से आ रहा है ना, इन सबको मिलेगा। फिर जब लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। ड्राई होते ही एक एक एस्कस यहाँ से अलग होना शुरू हो जाएगा। अलग होने के बाद फिर उसके अंदर जितने सेल्स थे वो रिलीज हो जाएंगे और हर सेल से एक नया इंडिविजुअल जन्म ले सकता है। ठीक हो गया बेटा? ये था एस्कोमाइकोटा का। अब जो अगला ग्रुप है वो है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइकोटा आर ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई। यहाँ क्लब से क्या मुराद है? नेजा। ये नेजे की हर तरह की अकसाम है, कई तरह की। इनमें से एक क्लब ये है, ये, और इसमें 4 पॉइंटेड एंड्स हैं इस तरह। और हर एक के एंड पर एक एक स्पोर होता है बाहर की तरफ। ये पूरी स्ट्रक्चर बेसिडियम कहलाती है, बेसिडियम। और जो इसमें आगे स्पोर्स लगे हुए हैं ये बेसिडियो स्पोर्स कहलाते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। बस याद रखना है आपने, इनकी तादाद 4 होती है फिक्स। और अगर ये एसेक्सुअली बनते तो हम इनको क्या कहते हैं? कोनिडिया नहीं कहते, बाहर है ना। एसेक्सुअली बनते तो कोनिडिया थे, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बने हैं और 4 ही बने हैं, इसलिए इनको बेसिडियोस्पोर्स। अब इस बेसिडियोमाइकोटा की एग्जांपल्स कौन सी? इसकी एग्जांपल्स में सरफेरिस्त है मशरूम्स, जिनको खुम्बी कहा जाता है। ये वाले जो बहुत कॉमन है, ये इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर है और ये नीचे जमीन से अटैच होते हैं। यहाँ इसमें ये गिल्स कहलाते हैं निचली साइड पर। मछलियों की गिल जैसे हैं शेप में, इसलिए इनको गिल्स कहते हैं। और यहाँ पर इनमें एक इजाफी कवर भी होता है बाहर की तरफ से। तो ये स्टॉक, ये एन्युलस, ये गिल्स, ये स्ट्रक्चर। इसके अलावा रस्ट एंड स्मट्स, ये आपने अक्सर देखे होंगे मकई के पौधे के ऊपर या चावल और गंदम के ऊपर। अब हम खेतों के करीब ही नहीं जाते हैं तो ये मनाजिर देखना थोड़ा मुश्किल हो गया, वरना मकई के ऊपर एक या तो ब्लैक सा पाउडर लग जाता है या फिर ब्राउन कलर का एक पाउडर जम जाता है। वो ब्राउन वाले को रस्ट कहते हैं, ब्लैक वाले को स्मट कहते हैं। बीजों के ऊपर मकई का जो भुट्टा होता है ना, खाया जाता है, उसके ऊपर ये उगते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। इसी तरह चावल के ऊपर, गंदम के ऊपर, ये दोनों बहुत नुकसानदेह हैं। जबकि मशरूम एडिबल हुआ तो फायदा वाला भी है।
इनके अंदर क्या सिलसिला है ये जरा देखते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनिडिया या स्पोर फॉर्मेशन दोनों होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। इनका सिलसिला भी ऐसा है, एक प्लस स्ट्रेन एक माइनस स्ट्रेन के दो स्पोर्स कहीं गिरे, दोनों करीब करीब ग्रो कर रहे हैं। हम आसानी से समझने के लिए इनको एक एक सेल लेके चलते हैं। पहले वाले ग्रुप की तरह प्लाज्मोगेमी हो जाएगी पहले और लेट कैरियोगेमी हो जाएगी, तो ये भी हेटेरोकैरियोटिक हालत में रहेगा। फिर क्या होगा, ये जमीन से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये फर्ज करें जमीन है, जमीन के अंदर इसके बहुत सारे हाइफी फैले हुए होंगे। ऊपर इस तरह का छोटा सा उभार बनेगा, इस उभार को बटन कहा जाता है। याद रखना, ये बटन या उभार जो बना है इसके सारे हाइफी किस हालत में है, हेटेरोकैरियोटिक हालत में है। प्लाज्मोगेमी हुई है, कैरियोगेमी अभी नहीं हुई है। फिर ये बटन थोड़ा सा ग्रो करेगा वक्त गुजरने के साथ, तो जमीन के अंदर वाले हाइफी खुराक और दूसरी चीजें एब्जॉर्ब करके पहुंचाएंगे। ये थोड़ा सा होल्ड फास्ट और इसके अंदर से इस तरह से, यानी यूं समझ लो इस तरह की स्ट्रक्चर, और इसमें भी मेन जो फंगस है इस तरह से काफी बड़ा फंगस बन जाएगा। इसको एन्यूलस भी कहते हैं, केप भी कहते हैं, और ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहां से आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि छिलका आधा कटा हुआ है, और इधर इसके अंडर साइड पर ये गिल्स बनेंगे। इस पूरी स्ट्रक्चर में जितने हाइफी है वो सारे इस तरह के। अब ये जो गिल्स हैं, एक गिल्स को बाहर निकाल के देखें तो इस तरह का एक बहुत ही पतली शीट की तरह की स्ट्रक्चर है। इस शीट के निचले हिस्से पर जो विजिबल पार्ट है उधर गौर से देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे उभार नजर आएंगे, लेकिन ये खाली आंख से नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से। फिर इनको मैग्नीफाई करके देखो तो यहां पर ही जो मैंने अभी आपको बताया था, बेसिडिया हैं बहुत सारे, और हर बेसिडियम में 4 बेसिडियो स्पोर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निचली साइड रिप्रोडक्टिव सेल से भरी पड़ी है, ये इस तरह से, और ये सारे लटके हुए बेसिडियो स्पोर्स लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में होंगे। और जब ये लटके हुए होंगे, ये ड्राई हो जाएगा उम्र पूरी होने पर। ड्राई होते ही ये पूरा यहां से कट जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बेसिडियो स्पोर ही बिखर जाएगा, और इनकी इतनी सारी तादाद होगी कि ये हवा में फैल जाएंगे। अब इतनी सारी तादाद क्यों बनाते हैं, ये सर्वाइवल रेट कम है। हवा के जरिए फैलना है तो बाई चांस किसी मुनासिब जगह पर गिरेंगे ना ये, तो जिसको मुनासिब माहौल मिला वो ग्रो करेगा। ये गंदी जगहों पर उगते हैं ज़्यादातर। गंदी जगहों से मुराद जहाँ डेड ऑर्गेनिक मैटर हो वहाँ ये उगेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये स्पोर्स छोटे होने की वजह से बहुत दूर तक फैल जाते हैं, इसीलिए बाज़ औक़ात इन स्पोर्स को टेलियो स्पोर्स भी कहा जाता है। टेलियो स्पोर, टेली से मुराद क्या है, दूर। टेलीफोन, टेलीविजन दूर की चीजें दिखाता है ना, तो टेलियो स्पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होने की वजह से हवा से कहीं कई किलोमीटर दूर तक ये जा सकते हैं। लेकिन 4 का ग्रुप बनता है जो शुरू में मैंने आपको बताया था, उसको बेसिडियो स्पोर कहा था, उसी से बेसिडियो माइकोटा इसकी एग्जाम्पल बन गई। तो आपने देखा फंजाई में 3 तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। जाइगोस्पोर, उसकी शेप, उसका बनने का अंदाज अलग था, उसमें प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी, जबकि ये 2 ग्रुप थे, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर। इनमें
प्लाज्मोगेमी के बाद लेट कैरियोगेमी थी। ठीक हो गया बेटा? ये इसके साथ ही फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट किया। ड्यूटेरोमाइकोटा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है या इंसान के इल्म में नहीं है, और इसलिए वो ग्रुप छोटा भी हो रहा है। जिस जिसकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, इन तीनों में जहाँ फिट है उधर रखते हैं। सर इसका भी जब माइसीलियम बन जाएगा तब कैरियोगेमी होगा। जी जी, कैरियोगेमी जब माइसीलियम पूरा बनेगा फिर कैरियोगेमी होगी, इसीलिए इसको लेट कैरियोगेमी कहते हैं। लेट इसी की वजह से होता है सर। लेट असल में इस पूरी स्ट्रक्चर को बनने के बाद आखिर में, जिस तरह एक दरख्त में भी फल लगता है तो फल आखिर में आता है ना, लाइफ साइकिल, तो इनकी जिंदगी का इख्तिताम ही अगली जिंदगी को जन्म देने के बाद होता है। तो लेट कैरियोगेमी ये हिकमत है इनकी, समझो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इन्होंने ये सीखा।